हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आप सब कैसे हैं स्टूडेंट्स? आज जो है हम बात करेंगे हेल्थ टॉपिक की, मतलब स्वास्थ्य जो आपके यूनिट है उससे संबंधित, उस चैप्टर से, उस टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को आज आप देखेंगे। तो आज स्वास्थ्य के प्रश्नों की मैराथन रहेगी। इससे पहले मैंने आपको एक्सटेंशन की बात कर चुके हैं और हम आपके किसकी बात कर चुके हैं? मैंने आपको एक्सटेंशन एजुकेशन एंड होम मैनेजमेंट को कंप्लीट करवा दिया है। प्रश्नों को तो हम और देखते रहेंगे, क्योंकि देखिए थ्योरी भी हमें समझ में आनी चाहिए। जब तक हम थ्योरी को थोड़ा सा नहीं समझेंगे कि थ्योरी क्या है, एटलीस्ट क्या टॉपिक्स हैं, तब तक हमें क्वेश्चंस हमने रट तो जो जिन्होंने रट लिया है वो बात अलग है, लेकिन सॉल्व हम हर तरीके से कर सकें इसके लिए हमें थ्योरी को समझना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, इसीलिए मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि रटिए मत, उस चीज़ को समझिए, टॉपिक को समझिए, थ्योरी को समझिए पहले, देन फिर आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर पाएंगे। तो हेल्थ की जो आपके थ्योरी क्लासेस हैं या मैराथन क्लासेस जो हैं वो मैं ले चुकी हूँ, और 2 क्लासेस हैं मैराथन में। सभी सब्जेक्ट की मैंने आपको 2-2 क्लासेस दी हैं। होम मैनेजमेंट की 2 हैं, एक्सटेंशन की 2 हैं, हेल्थ की भी 2 हैं। आप लोग देख सकते हैं, अलग मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। आप टीजीटी पीजीटी मैराथन क्लासेस दिव्या मिश्रा के नाम से डालेगा, आपको मिल जाएगा। ओके, जिन स्टूडेंट्स को अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ है मैम के क्लासेस, वो लोग प्लेलिस्ट पे जाइए, आपको सब कुछ मिलेगा। चलिए, अब बहुत बातें हो गई, हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोग लाइव चैट को ज्वाइन कर लीजिए, मैं लाइव चैट में आपके साथ हूँ। और सब लोग लाइक कर देंगे, क्लास को शेयर कर देंगे। अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी भी तो कर लीजिए, ओके, नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको। चलिए, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक स्टूडेंट। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। हाइजीन शब्द हाइजिया से लिया गया है, जिसका अर्थ है, ये क्वेश्चन आपसे लास्ट ईयर पूछा गया था टीजीटी में और इम्पॉर्टेंट है ये हेल्थ जब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा हाँ, एक बात करनी है मुझे आप लोगों से। बच्चे कुछ हैं जो ये बोलते हैं मैम हम स्टार्ट कहाँ से करें, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम स्टार्टिंग कहाँ से करें। ठीक है ना, जैसे मतलब रिवाइज करने के लिए कुछ भी। देखिए, किसी भी चैप्टर को जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं या हम यूनिट की पर्टिकुलर बात करते हैं, तो जैसे हम हेल्थ की बात करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि हेल्थ है क्या, उसका मीनिंग क्या है, वो शब्द कहाँ से लिया गया है, क्योंकि ये पूछे जाते हैं एग्जाम्स में क्वेश्चन, है ना। ये शब्द आपको एटलीस्ट जो आप ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, इन सब बातों को आपको जो है पहले पढ़ना चाहिए, देन फिर आप आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो जैसे कि जो मैराथन क्लासेस हैं उसमें हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं, लाइक एक्सटेंशन है, लाइक हेल्थ है, चाहे फिर हम होम मैनेजमेंट की बात करें, सबसे पहले हमने उसका पढ़ा क्या है, उसका मीनिंग ही तो समझा है। होम मैनेजमेंट में भी हमने पहले मीनिंग समझा, देन फिर उसकी डेफिनेशन, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके प्रिंसिपल, सेम एक्सटेंशन में और सेम हेल्थ में। तो जब हम हेल्थ की बात करते हैं कि जो हेल्थ जो टर्म है, जो या हेल्थ एंड हाइजीन जो हम पढ़ते हैं, ये लिया कहाँ से गया है, तो ये आपके ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है हाइजिया, वहां से लिया गया है। और इसका अर्थ होता है या तो ग्रीक की देवी का नाम है, या फिर ये इसको बोलते हैं स्वास्थ्य की देवी। वहां की देवी है, वो उनका नाम ही हाइजिया है, और वो हेल्थ की देवी है, स्वास्थ्य की देवी है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग जो है अपने टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं, और एक लेआउट बना लीजिए। जैसे कि हम लोगों ने मैराथन में एक एटलीस्ट आपको मैंने एक लेआउट प्रोवाइड कराया है कि इतना इतना आपको पढ़ना है, तो हमें पता रहता है हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, हमने क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है। क्लियर है? उस तरीके से आप लोग जो है स्टार्ट कर सकते हैं पढ़ना। स्टार्ट मतलब कि अभी शुरुआत नहीं करनी है, रिवीजन कर सकते हैं। जो कुछ भी है आपको जैसे भी पढ़ना है वो आप एक सेटलमेंट कर सकते हो अपने साथ। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये डेफिनेशन है और ये किसने दिया, आप बताइए। किसी व्यक्ति की मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से अच्छे होने की स्थिति को स्वास्थ्य कहते हैं। ये परिभाषा आपसे पूछी जाती है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये किसने दी है परिभाषा कि कौन व्यक्ति हेल्दी, हम उस व्यक्ति को कहेंगे जो मानसिक रूप से हेल्दी है, शारीरिक रूप से हेल्दी है एंड सामाजिक रूप से हेल्दी है। वेरी गुड, ये आंसर आपके WHO ने ये है जो है आपके डेफिनेशन दी है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा दी गई परिभाषा है। तो इस परिभाषा से हमें क्या समझ में आता है कि WHO ने जो है हेल्थ के आपके 3 एस्पेक्ट पे जोड़ दिया है। वो किसको हेल्थ मानते हैं, वो हेल्थ मानते हैं जो व्यक्ति मेंटली आपके फिट है, जो आप फिजिकली फिट है एंड जो सोशली फिट है। समझ में आ रही है? ये परिभाषा आपके WHO जो है वो 3 एस्पेक्ट पे बल देता है, 3 पक्षों की बात करता है हेल्थ की। किस किस पक्ष की बात करता है? शारीरिक रूप से स्वस्थ हो व्यक्ति, मानसिक रूप से स्वस्थ हो, इसके अलावा सामाजिक रूप से स्वस्थ हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर है। स्वास्थ्य के 3 मुख्य पक्ष हैं
जो डेफिनेशन हमने पढ़ी उसके आधार पर, विश्व स्वास्थ्य संगठन के आधार पर स्वास्थ्य के 3 पक्ष हमने देखे। कौन कौन से? शारीरिक, मानसिक एंड संवेगात्मक, या आप इसको सोशल के साथ रिलेट कर सकते हैं या मेंटल के साथ भी रिलेट कर सकते हैं, इमोशंस को। तो ये तीनों ही जो हैं आपके स्वास्थ्य के मुख्य पक्ष हैं। जब हमने हेल्थ को मैंने आपको समझाया था तो मैंने आपको उसकी डायमेंशंस पढ़ाई थी, पक्षों के बारे में मैंने बात करी थी कि हम किस व्यक्ति को स्वस्थ बोलेंगे, जो आपके शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, मानसिक रूप से, इसके अलावा संवेगात्मक, उसको अपने इमोशंस पे कंट्रोल हो, वो सोशली भी बहुत हेल्दी हो, ठीक है, समाज में उसके संबंध अच्छे हों, वो व्यक्ति क्या है? स्वस्थ है। तो ये तीनों ही जो आपको दिख रहे हैं, तीनों ही एस्पेक्ट्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हमने बहुत सारे एस्पेक्ट्स की बात करी थी, बहुत सारे डायमेंशंस की बात करी थी हेल्थ की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आंसर करिए। पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति आप उसी को कहेंगे या उसी को कहा जाता है जो क्या है? शारीरिक रूप से स्वस्थ है, मानसिक रूप से स्वस्थ है, संवेगात्मक रूप से स्वस्थ है, या सभी प्रकार से स्वस्थ है? जितने भी ऑप्शन दिए हैं सभी प्रकार से स्वस्थ है। आंसर करिए फटाफट से आप लोग, तेजी के साथ आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, जो सभी प्रकार से स्वस्थ हैं। अच्छा, अब कुछ बच्चों को लगता है जैसे बहुत इजी क्वेश्चंस हैं मैम, बहुत इजी हैं ये क्वेश्चंस। ऑब्वियसली बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, ये मैं भी जानती हूँ, बट जब यही इजी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपके नंबर घटा देते हैं ना, लाइक जैसे हैजा वाली बीमारी, जो उन्होंने भोजन को ना मान के केवल जल माना ब्रॉड क्लासिफिकेशन में, वहाँ आपके नंबर चले गए, ठीक है। तो या WHO की डेफिनेशन को लेकर के हुआ, जो भी हुआ, WHO का उन्होंने माता एवं शिशु को माना था आंसर वहां पर, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि किस बेस पे माना। जो 8 क्षेत्र हैं उन्होंने उस 8 क्षेत्र में से एक क्षेत्र वहां लिखा हुआ था माँ और शिशु, और उसी को उन्होंने आंसर माना। तो हम इजी समझ के हेल्थ टॉपिक को छोड़ देते हैं। बहुत से बच्चे क्या, अरे वो तो बहुत इजी है, उसमें क्या पढ़ना है, उससे तो हम कर ही लेंगे। बट यही इजी क्वेश्चंस, यही छोटे छोटे क्वेश्चंस, इनको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब ये एग्जाम में आते हैं और ये घुमा के पूछता है एग्जामिनर, और फिर आपके मार्क्स इन्हीं की वजह से कम हो जाते हैं, ठीक है। इजी कुछ भी नहीं होता, जब कोई चीज़ आपको समझ में आने लगती है तो वो चीज़ आपके लिए इजी हो जाती है, बस इतना। इसी को जो है सरलता की परिभाषा बोलते हैं, कि जब कोई चीज़ हमको समझ में आने लगी तो वो हमारे लिए सरल हो गई। अभी तक अगर हमें नहीं पता था कि हेल्थ जो शब्द है वो हाइजीन से लिया गया है या हाइजिया से लिया गया, तब तक वो हमारे लिए कठिन था। क्लियर है? तो ईजी कुछ नहीं होता है, समझ में आया। नेक्स्ट बात, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। शारीरिक स्वच्छता आवश्यक है क्योंकि इससे सौंदर्य में वृद्धि होती है, आपके शरीर बलवान बनता है, कद बढ़ता है, या शरीर निरोग एवं चुस्त रहता है? बताइए, आंसर करिए सब लोग, बच्चे सभी स्टूडेंट्स फटाफट से आंसर करेंगे। ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड। शरीर निरोगी रहता है और चुस्त रहता है, तभी आप बोलेंगे आप फिजिकली फिट हैं, फिजिकली हेल्दी हैं। क्वेश्चन नंबर 6, दैनिक कार्य से हुई थकान को दूर करने के लिए, जो आपको नॉर्मल फटीग होता है उसको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए, विश्राम करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, भोजन करना चाहिए? आपको वर्क करना चाहिए, या आपको रेस्ट ले लेना चाहिए थोड़ा सा, या आपको जो है फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, योगा वगैरह एक्सरसाइज करनी चाहिए, या आपको फूड खाना खाना चाहिए? बताइए। वेरी गुड, विश्राम करना चाहिए। हमेशा जब भी हमने कोई काम किया है तो उसके बाद हम अगर थक गए तो थोड़ी देर हमें रेस्ट लेना चाहिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है अच्छे स्वास्थ्य के लिए? संतुलित आहार मीन्स बैलेंस डाइट, नियमित रूप से व्यायाम करना, डेली एक्सरसाइज, नियमित जीवन व्यतीत करना, मतलब रेगुलेट हो आपका जो डेली का रूटीन है वो, या ये सभी उपाय? बताइए, क्या आवश्यक है अच्छे स्वास्थ्य के लिए? ये सभी उपाय। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यायाम से हम बन सकते हैं? PYQ है, जो आपको व्यायाम है, आप जो एक्सरसाइज करते हो, योगा करते हो, मेडिटेशन करते हो, ये आपको क्या देता है? आलसी स्वस्थ बनाता है, स्वस्थ और क्रियाशील बनाता है, आलसी और निष्क्रिय बनाता है, या निष्क्रिय और स्वस्थ बनाता है? आंसर करिए। आई होप ये विजिबल है, आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, बताइए। गुड, व्यायाम से हम हेल्दी बनते हैं और एक्टिव बनते हैं, ठीक है, स्वस्थ एवं क्रियाशील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्यायाम करने के तुरंत उपरांत हमें क्या करना चाहिए? गरिष्ठ एवं पौष्टिक आहार ग्रहण करना चाहिए, ठीक है, महत्वपूर्ण कार्य करने चाहिए, ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए,
या कुछ समय के लिए विश्राम करना चाहिए। और ये जो जितने भी क्वेश्चंस आज आप देख रहे हैं ये आपके 9 to 12 की SCERT से हैं। सो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट। जो बच्चे किताब नहीं ले पाए हैं या जिनके पास बुक्स नहीं है हेल्थ टॉपिक को पढ़ने के लिए, तो मैंने सारे क्वेश्चंस को जहाँ तक मैं ऐड कर सकती थी मैंने पूरी कोशिश की है। और अभी तो हमने स्टार्टिंग किया है, ठीक है। आगे और भी आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे जो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो ये सभी क्वेश्चंस मैंने वहीं से उठाए हैं। व्यायाम करने के तुरंत उपरांत जो है हमें कुछ समय के लिए रेस्ट करना चाहिए। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी। गरिष्ठ भोजन नहीं खाना चाहिए, ना ही जो है कोई काम करने में जुट जाना चाहिए। हमने एक्सरसाइज करी है तो थोड़ी देर क्या करना चाहिए, हमें रेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हमें सदैव बचना चाहिए किससे, बताइए। मादक द्रव्य मतलब आपके होते हैं अल्कोहल, जो भी आपके होते हैं। इसके अलावा परिश्रम से, व्यायाम से या विश्राम से। हमें किससे बचना चाहिए हमेशा, हमें हमेशा मादक द्रव्यों से, जो भी अल्कोहल है या जो भी ड्रग्स वगैरह हैं जिससे हमारे शरीर पर बुरा असर पड़ता है उससे हमें बचना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 11 है, अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है बताइए। दूध, मांस, मछली, हरी सब्जियां या फिर संतुलित आहार। क्या आवश्यक है आपके गुड हेल्थ के लिए। बहुत तेजी के साथ आंसर आना चाहिए स्टूडेंट। ये तो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सब आपकी नॉर्मल रूटीन, नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड हैं और आप लोगों का यहाँ पर केवल और केवल आपका सेंस काम करना चाहिए। मतलब आपकी क्या थॉट्स हैं, क्या विचार हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। वेरी गुड। संतुलित आहार, बैलेंस डाइट जो है वो आपको हेल्दी बनाती है। ये मांस, मछली, हरी सब्जी, दूध सब इसी में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 12, मातृ कल्याण सेवा केंद्रों का मुख्य कार्य क्या है। केवल प्रसूता की देखभाल करना। प्रसूता कौन होती है, जो आपके बच्चे को जन्म दे देती है, उसके बाद की जो पोस्टमार्टम जिसे बोलते हैं, जो अवस्था आती है वो प्रसूता कहलाती है ना। केवल नवजात शिशु की देखभाल करना जो है काम होता है, या माता शिशु की देखभाल करना, या इनमें से किसी भी नहीं। जब भी हम मातृ कल्याण सेवा की बात करेंगे, माँ के साथ बच्चा ऑटोमेटिक जुड़ता है। और कोई भी जो है ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है या ऐसे प्लान्स नहीं है जो विमेन्स एंड चाइल्ड को अलग करके बनाए गए हैं। अगर विमेन्स हैं तो चाइल्ड्स को तो बेनिफिशियल किया ही जाएगा, उन्हें तो ऐड किया ही जाएगा, ठीक है। तो माता और शिशु की देखभाल करना, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मातृ कल्याण सेवा का या इन केंद्रों का मुख्य काम होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है, दूर के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं कैसे उपलब्ध कराई जाती हैं। जिला अस्पताल जाकर कराता है, ग्राम पंचायत कराती हैं, चलती फिरती डिस्पेंसरी कराती हैं, या नीम हकीम कराते हैं, बताइए। आपने चल चिकित्सालय के बारे में सुना होगा, पढ़ाया भी था मैंने कि चल चिकित्सालय होते हैं जैसे आपकी नहीं ये एम्बुलेंस टाइप की होती हैं, इसमें डॉक्टर, नर्सेस सब बैठे रहते हैं और गाँव में दूर के क्षेत्रों में ये लोग जाते हैं, अवेयर कराते हैं, जो भी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम इश्यूज होते हैं उसको सॉर्ट आउट करते हैं, देखते हैं। तो चलती फिरती डिस्पेंसरी के द्वारा जो है आपके दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। जहां पर ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर एक भी सब सेंटर तक नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वहां ये डिस्पेंसरीज जाती हैं और जो है लोगों को सेवाएं देती हैं। आगे बढ़ते हैं। बच्चों को क्षय रोग मीन्स तपेदिक मीन्स ट्यूबरक्लोसिस से बचाने के लिए टीका लगाया जाता है। किसका, ट्रिपल वैक्सीन, ट्रिपल एंटीजन का, BCG का, टिटनेस का, या इन सभी का। ये फेवरेट क्वेश्चंस हैं आपके TGT PGT के, और ये इसलिए फेवरेट हैं क्योंकि ये आपके सिलेबस में है, ठीक है। ये सिलेबस से लिए गए क्वेश्चंस हैं, इसलिए ये पूछे जाते हैं। हाँ, बच्चों को क्षय रोग से बचाने के लिए, जो कि आपके वायु के द्वारा, अगर हम वायु और जल में क्लासिफाई करते हैं तो ये वायु के द्वारा होने वाला रोग है। अगर हम पैथोजेंस में आ जाते हैं तो ये आपके बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इसके बैक्टीरिया का नाम होता है। ये सब क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जाते हैं, सो आप ध्यान रखिएगा, आपको ध्यान भी होगा लेकिन ध्यान रखिएगा जरूर। चलिए, BCG का टीका लगता है आपके, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन का जो है आपके टीका लगता है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15, चिकित्सालय में रोगियों की देखरेख कौन करता है, बताइए। चिकित्सालय मतलब हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट है उसकी देख रेख कौन करता है। परिचारिकाएं करती हैं, परिचारिका मतलब नर्सेस करती हैं,
चिकित्सक करते हैं या डॉक्टर्स करते हैं, सरकारी कर्मचारी करते हैं या जन सेवक करते हैं। हॉस्पिटल्स की बात हो रही है यहाँ पर, स्पेशली लिखा है चिकित्सालय में। तो हॉस्पिटल्स में जो है पेशेंट को आपके परिचारिकाओं द्वारा, या फिर आप यहाँ पर नर्से लिखा हो, नर्से द्वारा, जो नर्सेज होती हैं वो रोगी की देखभाल करती हैं, उसे दवा पिलाना, उसको जो है उसके बिस्तर को चेंज वगैरह करना, जो भी कुछ काम है वो सब नर्सेज करती हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया आपको? हाँ, डॉक्टर्स नहीं करते हैं, डॉक्टर्स केवल आके पेशेंट को देखते हैं, चेक करते हैं और मेडिकल जो भी प्रिस्क्रिप्शंस हैं वो आप प्रिस्क्राइब करते हैं। डॉक्टर्स जो है वो सेवा नहीं करते हैं, दवा नहीं चढ़ाते हैं किसी भी पेशेंट को, दवा तो नर्सेज ही चढ़ाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की शाखा होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए, मे भी आ सकता है आपके एग्जाम में, है ना। तो कहाँ होती है? हर नगर में, हर गांव में, हर कस्बे में या हर जिले में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की शाखा होती है। इसका मुख्यालय आपके न्यू दिल्ली में है, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का। बताइए स्टूडेंट। देखिए इसका आंसर जो है वो बुक में जिले में दिया हुआ है, जिले में, कि प्रत्येक जिले में जो है भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की शाखा होती है। ये आपके जो 9th क्लास की बुक है उसमें जिला माना गया है आंसर, ठीक है, प्रत्येक जिले में। हाँ जी, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, एक बार इसको आप लोग रीचेक भी कर लीजिएगा जिनके पास बुक्स है, इसका आंसर जिला माना गया है बुक्स के अकॉर्डिंग। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। परिवार नियोजन केंद्र कार्यरत हैं किसमें? केवल नगरों में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स किए जाते हैं, या आपके केवल गांव में, या गांव नगर दोनों में, या सुविधा संपन्न स्थानों पर किए जाते हैं। सुविधा संपन्न स्थान मतलब बहुत हाई सोसाइटीज जहां पे हर तरीके की फैसिलिटीज है, वहां पर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स किए जाते हैं। आंसर करिए फटाफट से आप लोग। प्रत्येक गांव एवं नगर में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्रामीण स्त्रियों को परिवार नियोजन के लिए जागरूक कौन करता है? जो ग्रामीण स्त्रियां हैं उनको फैमिली प्लानिंग के लिए जागरूक करना है, उन्हें कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में बताना है, या उन्हें हम किसी भी चीज के बारे में अवेयर करना चाहते हैं, तो वो कौन करेगा? फीमेल्स को सरपंच करेंगे, महिला स्वास्थ्य कर्मचारी करेगी, प्रधान चिकित्सा अधिकारी करेगा, या विभिन्न शिक्षिकाएं जाकर के करेंगी, टीचर्स जाकर के करेंगे? कौन करेगा ये काम? महिला कार्यकर्ता या महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देहात में या गांव में स्त्रियों को परिवार नियोजन के लिए आपके महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता समझाती है। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर स्थापित स्वास्थ्य संगठन है, वो कौन सा संगठन है जो आपके इंटरनेशनल लेवल पर है, इंटरनेशनल लेवल पर लोगों की हेल्थ को देखता है या मास हेल्थ के लिए वर्क करता है? मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग निवारण कार्यक्रम है, या मलेरिया निवारण कार्यक्रम है? कौन सा है वो बताइए। विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO, जो कि आपके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है स्वास्थ्य का संगठन है, लोगों की हेल्थ की बात करता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। आप सभी ने अभी कोरोना में देखा भी होगा, WHO को अलग अलग रिपोर्ट्स देते हुए, अलग अलग जानकारी देते हुए वो लोगों की हेल्थ की बात करता है, पूरे मास कम्युनिटी, मास हेल्थ की बात करता है, मतलब जन स्वास्थ्य की बात करता है। क्लियर? आगे चलते हैं। ध्वनि और शोर की इकाई क्या है? मतलब किसमें आप जो है ध्वनि को नापते हैं? ये आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 21 वर्ड है, सब लोग का आंसर आना चाहिए बहुत तेजी के साथ। नॉइस को हम किसमें मेजर करते हैं या इकाई क्या है ध्वनि और शोर की? तेजी के साथ आंसर करिए। डेसिबल, वेरी गुड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेसिबल हो जाएगा। ध्वनि और शोर की इकाई क्या है? डेसिबल। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 21, पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि करने वाले कारक हैं औद्योगिकरण, नगरीकरण, ठीक है, औद्योगिकरण का मतलब होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन, नगरीकरण का मतलब होता है अर्बनाइजेशन, यातायात के शक्ति चालित साधन, या ये सभी। यातायात के शक्ति चालित साधन मतलब जितने भी आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, ये सब आपके जो है पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि करते हैं, पॉल्यूशन को बढ़ाते हैं। इंडस्ट्रीज बढ़ाती हैं, अर्बनाइजेशन, जितना आपके शहरीकरण होगा, नगरीकरण होगा, जंगल साफ किए जाएंगे, पेड़ पौधे काट दिए जाएंगे,
और होता आ रहा है हमारे यहाँ, ये सब होता ही है। और यातायात के लिए शक्तिशाली साधन जितने भी आपके व्हीकल्स वगैरह होते हैं, ये सभी जो है पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि करते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हम। क्वेश्चन नंबर 22 आप देखेंगे, कीटनाशक दवाओं से किस समस्या को बढ़ावा दिया है? जो आपके ये पेस्टिसाइड्स होते हैं, कीटनाशक दवाएं होती हैं, ये नुकसानदायक भी होती हैं। तो किसको इन्होंने जो है आपके समस्या को बढ़ा दिया है? हरित क्रांति को बढ़ा दिया है, औद्योगिकरण को बढ़ा दिया है, पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ा दिया है, या आर्थिक समृद्धि को बढ़ा दिया है? बताइए। ज्यादा अमाउंट में अगर आप कीटनाशक यूज कर रहे हैं तो क्या होता है? पॉल्यूशन होता है, पर्यावरण प्रदूषण को इन्होंने बढ़ा दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। वेरी गुड, जिनके आंसर अभी तक सही जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और ये इजी है, मैं जानती हूं, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसलिए हमारे लिए इजी है। ठीक, ध्वनि प्रदूषण के कारण बताइए, कॉजेस बताइए। लाउड स्पीकर, वाहन के हॉर्न, सायरन, या ये सभी? तेजी के साथ आंसर करिए स्टूडेंट्स आप लोग। ये सभी, वेरी गुड, ये सभी जो हैं ध्वनि प्रदूषण के कारण हैं, नॉइस पॉल्यूशन। नेक्स्ट है 24, सूर्य के प्रकाश की अनावश्यक जो यूवी रेज होती हैं, परावैंगनी किरणें होती हैं, उनका अवशोषित कर लेती है वायुमंडल में उपस्थित कौन सी लेयर? बताइए, या कौन सी गैस? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, या नाइट्रोजन? तो सभी को पता है कि यूवी रेस को कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है? ओजोन, ओजोन लेयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण जो है आपके, उसके कारण होने वाला असाध्य रोग है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन जो आपके होता है, रेडियोधर्मी प्रदूषण, इससे कौन सा रोग होता है? टाइफाइड होता है, चेचक होता है, कैंसर होता है, डिफ्थीरिया होता है? देखिए, आप आराम से इसमें से जो है ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाएंगे। टाइफाइड वाटर से होता है, चेचक आपके किससे होता है? एयर से होता है, डिफ्थीरिया आपके एयर से होता है, जबकि कैंसर जो है वो आपके रेडियोधर्मी पॉल्यूशन किसके कारण होता है। जब हम पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो एयर बॉर्न डिजीज आप जरूर याद रखिएगा, और वाटर बॉर्न डिजीज आप याद रखिएगा, जो कि आपको पॉल्यूशन से, क्योंकि जल और वायु से संबंधित होने वाली बीमारियों से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, इस बार भी पूछा जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। वायुमंडल की ओजोन की परत में छिद्र करने वाला प्रदूषक है, कौन सा पॉल्यूटेंट है वो, जिसकी वजह से ओजोन लेयर में होल होता जा रहा है, ओजोन लेयर वहां से खत्म होती जा रही है? किसकी वजह से? सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल कौन है? इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं और आपको पता भी है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, CFC गैस जो होती है आपके, ये सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल होती है ओजोन लेयर का डिप्लीकेशन में, ओजोन लेयर को नुकसान CFC गैस पहुंचाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। जल में DDT की मात्रा की वृद्धि से संभावना बढ़ जाती है। अगर पानी में DDT की मात्रा ज्यादा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? फेफड़ों का कैंसर होगा, ल्यूकीमिया मतलब ब्लड कैंसर होगा, पेट में अल्सर होगा, या लीवर का कैंसर होगा? बताइए। यह क्वेश्चन भी आपके, मैंने सारे ही क्वेश्चन आपके ये बुक्स के हैं, 9 to 12 के बुक्स के हैं, तो ये भी वहीं से मैंने लिया है। इसका आंसर उन्होंने दिया है लीवर का कैंसर। ऑब्वियसली वाटर है, बॉडी में जा रहा है, लीवर के कैंसर को ये कॉज करता है। अगर जल में आपके DDT की मात्रा ज्यादा है तो लीवर का कैंसर कॉज होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। मछलियों और अन्य समुद्री प्राणियों के विनाश का कारण बन जाता है, क्या बन जाता है? तैलीय प्रदूषण, मतलब आपने देखा होगा कभी कभी तेल का रिसाव हो जाता है, बड़े बड़े शिप में से तेल का रिसाव होने लगता है, और वो पूरे जो है उस एरिया में, समुद्र में जहां भी रिसाव होता है उसके काफी दूर तक के एरिया को खराब कर देता है, वहां का पानी खराब हो जाता है। या वायु का प्रदूषण से मछली या समुद्री जानवर मरते हैं, या रेडियोधर्मी प्रदूषण से मरते हैं, इनमें से किसी से भी नहीं। तो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं और हमें पता है कि जो तैलीय प्रदूषण है, ठीक है, कभी कभी आपने देखा होगा ऐसे बहुत से केसेस हुए हैं कि जो शिप था जिसमें ऑयल वगैरह आ रहा था, वो क्या हुआ, वहां पे रिसाव होने लगा उससे, और जिस वजह से जो आपके जलीय जीव हैं वो मर जाते हैं। तो तैलीय प्रदूषण के कारण आपके मछली और अन्य समुद्री प्राणियों का विनाश होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वाहित मल द्वारा दूषित जल से होता है? स्पेशली दिए गए हैं ये आपके रोग इस तरीके से बुक्स के अंदर। वाहित मल द्वारा दूषित जल से होता है
चेचक होती है, काली खांसी, टाइफाइड या विषैला भोजन? आंसर करिए। वाहित मल द्वारा दूषित जल की जहां बात आ गई है तो हम टाइफाइड के साथ जाएंगे। टाइफाइड आपके वाटर बॉर्न डिजीज है। वेरी गुड। टाइफाइड होता, यहाँ पे हैजा होता, आप चुपचाप चले जाएंगे उस तरफ। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 30। पौधे वायुमंडल का शुद्धिकरण करते हैं, कैसे करते हैं? नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से, कार्बन डाइऑक्साइड से या पानी द्वारा? पौधे वायुमंडल का शुद्धिकरण करते हैं आपके ऑक्सीजन के द्वारा। वो ऑक्सीजन को निकालते रहते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते रहते हैं, ऑक्सीजन को निकालते रहते हैं अपने अंदर से, और क्या करते रहते हैं? शुद्धिकरण करते रहते हैं। आपके आंसर दिया गया है ऑक्सीजन के द्वारा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर करिए। कारखानों की चिमनियों से कौन सा प्रदूषण होता है? कारखानों की चिमनी से जो धुआं निकलता है, इससे कौन सा पॉल्यूशन होता है? आंसर करिए। जलीय प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, मृदीय होता है या वायु? एयर पॉल्यूशन होता है आपके, या नॉइस पॉल्यूशन होता है, या सॉइल पॉल्यूशन होता है, या वाटर पॉल्यूशन होता है? कौन सा पॉल्यूशन होता है? सभी को पता है, ऑप्शन नंबर डी, एयर पॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। औद्योगिकरण और नगरीकरण ने बढ़ावा दिया है। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन ने किसको बढ़ावा दिया है? पर्यावरण की स्वच्छता बढ़ाई है इन्होंने, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ाया है, पर्यावरण का रखरखाव कर रहे हैं ये, या इनमें से कोई नहीं? क्या कर रहे हैं? ज्यादा औद्योगिकरण हो रहा है, ज्यादा नगरीकरण हो रहा है, तो ये आपके कॉजेज हैं, सबसे बड़े कारण हैं किसका? पर्यावरण के प्रदूषण का। ये पर्यावरण के प्रदूषण का कारण है। जैसे आप देखते हैं बड़ी बड़ी सिटीज का आप हाल देखते हैं, चाहे आप नोएडा की बात कीजिए, चाहे आप मुंबई की बात कीजिए, चाहे आप चंडीगढ़ की बात कीजिए, कहीं की बात कीजिए, क्या हो रहा है? इंडस्ट्रियलाइजेशन जितना हो रहा है, आपके नगरीकरण औद्योगिकरण जितना हो रहा है, उससे क्या हो रहा है? पॉल्यूशन हो रहा है, इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है। आगे देखते हैं। वर्तमान औद्योगिक जगत की गंभीर समस्या है, बताइए क्या है? वर्तमान में जो हमारा संसार है, इसकी गंभीर समस्या क्या है? बेरोजगारी, महंगाई, भिक्षावृत्ति या पर्यावरण प्रदूषण? आंसर करेंगे सब लोग तेजी के साथ। पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण हमारा जो समाज में जो हमारे वातावरण है, या हमारे आसपास का जो वातावरण है, वही सबसे ज्यादा प्रदूषित हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? अगर हम जी ही नहीं पाएंगे, सांसें ही नहीं ले पाएंगे, शुद्ध वायु हमें नहीं मिल रही, शुद्ध जल हमें नहीं मिल रहा है, तो हम जी ही नहीं सकते, सरवाइव नहीं कर सकते। तो जितना भी आज का समय जो आपके लिए गंभीर समस्या है, वो आपके पॉल्यूशन है, प्रदूषण की समस्या सबसे गंभीर समस्या है विश्व जगत में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? स्टार मार्क क्वेश्चन, नेक्स्ट ईयर भी, लास्ट ईयर भी पूछा गया था और आगे भी संभावना है पूछने की। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस आप कब मनाते हैं? तो 7 अप्रैल को मनाते हैं। 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य संगठन का गठन हुआ था 1948 में, हमें सबको पता है ये बात, और इसीलिए हम 7 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस के नाम से मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं 35 क्वेश्चन पे। हैजा किसके द्वारा फैलने वाला रोग है? वायु, जल, भोजन या इनमें से कोई नहीं? हैजा किसके द्वारा फैलने वाला रोग है? तो जल द्वारा। ठीक है, ये PYQ है, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। भोजन भी इसका आंसर हो सकता है। हैजा भोजन के थ्रू भी फैलता है, जल के थ्रू भी फैलता है, लेकिन क्लासिफिकेशन ब्रॉड जब हम करते हैं तो हमें 2 तरीके की बीमारियों को ध्यान रखना है, एयरबॉर्न एंड वाटरबॉर्न, और वाटर के द्वारा आपके जो है हैजा रोग फैलता है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रखते हैं, कौन बनाकर रखते हैं प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन? मनुष्य बनाते हैं, कीट पतंग बनाते हैं, वन्य जीव जंतु बनाते हैं, या पेड़ पौधे बनाते हैं? कौन मेंटेन रखता है ऑक्सीजन को? पेड़ पौधे, प्लांट्स, ट्रीज जो है आपके, ये ऑक्सीजन का संतुलन बना करके रखते हैं। हमें ऑक्सीजन किससे मिलती है? पौधों से मिलती है, पेड़ों से मिलती है, और पेड़ क्या ले लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, PYQs हैं, ठीक है ना? जस्ट आपकी मेंटल एबिलिटी को चेक करने के लिए ही पूछते हैं वो, और इसलिए भी पूछते हैं क्योंकि ये बोल सकते हैं कि हेल्थ हमारी यूनिट है, तो हेल्थ से संबंधित जितने भी आपके आयाम है वहां से प्रश्न एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वायु को दूषित करने वाले कारक क्या हैं?
किसकी वजह से जो है एयर आपके खराब हो रही है? प्राणियों की श्वसन क्रिया, मतलब हम जो रेस्पायरेशन कर रहे हैं, जैविक पदार्थों का विघटन, या दहन की व्यापक क्रिया, बहुत ज़्यादा मात्रा में कहीं पे कुछ भी जलाया जा रहा है, ये सभी कारक हैं। आंसर करिए। वायु को दूषित करने वाले कारक हैं ये सभी। हम लोग की जो श्वसन क्रिया है भाई, जितने कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है ना, अगर ट्रीज नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कौन करेगा? कौन उसको अवशोषित करेगा? जैविक पदार्थों का विघटन हो रहा है, इसके अलावा दहन की व्यापक प्रक्रिया हो रही है, वोल्केनिक एरप्शन हो रहा है, या कहीं भी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जहाँ पर जंगलों में आग लग गई, जो नेचुरल कैलेमिटीज हैं, तो ये सभी जो हैं वायु को दूषित कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ देखते हैं वायु में विद्यमान गैसों में से सर्वाधिक सक्रिय गैस कौन सी है? सबसे ज्यादा एक्टिव गैस किसे माना गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करते चलना है स्टूडेंट इसको। ये सब क्वेश्चंस आपसे पीवाईक्यू में पूछे भी जा चुके हैं और ये पूछे भी जा सकते हैं। सबसे सक्रिय गैस कौन सी है? तो ऑक्सीजन आपके सबसे सक्रिय गैस है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, वायु में विद्यमान मुख्यतः निष्क्रिय गैस बोलते हैं ये लोग। सबसे ज्यादा इनएक्टिव गैस कौन सी है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन? यहाँ के ऑप्शंस में बताएंगे आप। वायु में विद्यमान मुख्य निष्क्रिय गैस है नाइट्रोजन। ये आंसर दिया गया है आपके पीवाईक्यू में भी दिया गया है एंड बुक में भी दिया गया है 9th क्लास की। सक्रिय और निष्क्रिय दोनों गैस में सक्रिय को ऑक्सीजन बताते हैं एंड निष्क्रिय आपके नाइट्रोजन गैस बोली गई है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, संवातन वेंटिलेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? वेंटिलेशन की बात हमने करी थी। कमरे में दुर्गंध को हटाना, कमरे में सुगंध को बढ़ाना, कमरे में शुद्ध वायु प्राप्त करना, या कमरे को ठंडा रखना? क्या है आपके वेंटिलेशन का प्रमुख काम? तो शुद्ध वायु का अंदर प्रवेश होना और अशुद्ध वायु का घर से बाहर निकलना ही वेंटिलेशन कहलाता है। ठीक है, शुद्ध वायु अंदर लाती हैं दरवाजे और खिड़कियां, और अशुद्ध वायु को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं रोशनदान, चिमनियां। क्लियर है? तो कमरे में शुद्ध वायु प्राप्त करना। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 41 को देखेंगे। कमरे में उत्तम संवादन व्यवस्था के लिए आवश्यक है, अच्छा वेंटिलेशन हो उसके लिए क्या आवश्यक है बताइए? दरवाजे हो, खिड़कियां हो, रोशनदान हो, या पारगामी व्यवस्था, क्रॉस वेंटिलेशन हो? बताइए, पारगामी व्यवस्था हो कि वायु का आवागमन हो? तो बिल्कुल एक ही शब्द ये चीज एक्सप्लेन कर रहा है कि पारगामी व्यवस्था मतलब शुद्ध वायु का अंदर प्रवेश और अशुद्ध वायु का घर से बाहर निकलना। दरवाजे, खिड़की, रोशनदान सब इसी में आ जाता है। पारगामी व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई समस्या है अभी यहाँ तक? आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सब आपके जो है बुक से रिलेटेड है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो एक्स्ट्रा मैंने बनाया हो। सारे क्वेश्चंस आपके बुक से लिए गए हैं। क्लियर है? ठीक है, अगर कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट। हालांकि मुझे लगता है ऐसा होना नहीं चाहिए, और डिस्कशन भी आप आपस में कर सकते हैं। डिस्कशन से बहुत सी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ 42 नंबर पर। दीवार में बनी चिमनियों से जो कमरे की वायु है, चिमनी है या रोशनदान है, हमने वेंटिलेशन वाला फोटो भी देखा था, तो आपने देखा था कि यहाँ ऊपर चिमनी बनी थी, यहाँ पे गेट बने थे, यहाँ से रेड कलर की वायु निकल रही थी, यहाँ से ब्लू कलर से मैंने आपको दिखाया था कि अंदर वायु आ रही थी। तो क्या होता है, दीवारों में बनी चिमनियों से कमरे की वायु का क्या होता है? बाहर निकलती है, बाहर भी जाती है, अंदर भी जाती है, बाहर से अंदर आती है, कोई प्रभाव नहीं होता है। चिमनी और रोशनदान का मेन काम क्या है? जब हम संवातन की, वेंटिलेशन की बात करते हैं तो बाहर निकलती है वायु। ठीक है, जो वायु आपके अशुद्ध हो गई है, इम्प्योर जो एयर है, और वो हल्की हो जाती है, ऊपर उठ जाती है। तो जब ऊपर उठ जाती है तो रोशनदान अगर नहीं होगा तो वो बाहर नहीं निकलेगी, चिमनी नहीं होगा तो वो बाहर नहीं निकलेगी। ठीक है, समझ में आ गया? इसलिए आपके एग्जॉस्ट फैन हमेशा ऊपर की तरफ लगाए जाते हैं, चिमनी वगैरह ऊपर की तरफ होती हैं रूम में, क्योंकि अशुद्ध वायु हल्की होकर के ऊपर उठती है और वो बाहर निकल पाती है। हाँ, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। कर्णफेर मम्स नामक रोग में बच्चों को होता है। मम्स में क्या होता है? जबड़े में दर्द होता है आपके, या गले में दर्द होता है, लार ग्रंथि में सूजन आ जाती है, दर्द होता है, कान में दर्द होता है। मम्स में गलसुआ भी बोलते हैं, इसे गलकंड भी बोलते हैं। मिक्सो या मम्स वायरस से ये फैलता है, इसकी बात मैं आपसे बहुत बार कर चुकी हूँ, और ये आपके वायरल डिजीज है। मम्स वायरस मैंने आपको बोला, मिक्सो वायरस या मम्स वायरस से ये फैलती है, और ये वायरल डिजीज है आपके मम्स। इसमें जो आपके ग्लैंड्स होती हैं
लार ग्रंथियां, पैरोटिड ग्लैंड जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो स्पेशली सूज जाती है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है। तो लार ग्रंथियों में जो है आपके सूजन होती है और दर्द होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, चेचक के बचाव से टीके का आविष्कार किसने किया? स्टार मार्क क्वेश्चन है ये, वैसे तो सभी स्टार मार्क हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। चेचक के बचाव से टीके का आविष्कार किसने किया? रॉबर्ट कोच ने किया, रॉबर्ट काक, सॉरी कोच नहीं है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, एडवर्ड जेनर है, या इनमें से किसी ने नहीं किया? चेचक के लिए वैक्सीन लाई एडवर्ड जेनर ने। किसने लाई? एडवर्ड जेनर ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे हम। 6 रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु का नाम बताइए। 6 रोग मीन्स आपके टीबी, यक्ष्मा, मृत्यु का कप्तान, काक, तपेदिक, और इंग्लिश में सिर्फ आप बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस, टीबी। हिंदी में तो पता नहीं कितने नाम हैं, 6-7 नाम तो शायद मैंने ही ले लिए, तपेदिक, यक्ष्मा, मृत्यु का कप्तान, क्षय रोग, काक आदि नाम से इसे जानते हैं हम। जीवाणु का नाम क्या है? बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि बैक्टीरिया से होता है। क्या हो जाएगा आपके? बैसिलस ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, बैसिलस ट्यूबरक्लोसिस या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से आपके क्षय रोग होता है, और ये वायु द्वारा फैलने वाला रोग है। अगर संचारण पूछा जाए तो ये वायु द्वारा फैलने वाला रोग है। आगे चलते हैं, इसी के साथ 46 बीसीजी का टीका लगाया जाता है। ये तो क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो गया, रिपीटेड है, खैर चलिए आंसर कर दीजिए। रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। बीसीजी का टीका लगाया जाता है क्षय रोग से बचने के लिए। वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं, चेचक के विषाणु का क्या नाम है? ये लास्ट ईयर आपसे पूछा गया था और उससे पहले भी पूछा गया है। चेचक के विषाणु का क्या नाम है? चेचक वायरल डिजीज है आपके चेचक, ठीक है, और इसके विषाणु का नाम है आपके वेरियोला वायरस। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी, वेरियोला वायरस। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से वायु द्वारा फैलने वाला रोग है, कौन सा ऐसा रोग है जो एयर के थ्रू आपके फैल रहा है? चेचक, हैजा, पीलिया या पेचिश? चेचक कौन सा हो जाएगा वायु द्वारा फैलने वाला रोग? चेचक। जबकि हैजा, पीलिया, पेचिश तीनों आपके वाटर बॉर्न डिजीज है। कैसे डिजीज है? वाटर बॉर्न डिजीज है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। कौन सा रोग वायु द्वारा संक्रमित नहीं होता या वायु द्वारा नहीं फैलता? तपेदिक, हैजा, चेचक या खसरा? वायु द्वारा नहीं फैलता पूछ रहे हैं, तो आप आंसर करेंगे हैजा। वेरी गुड, कौन सा हो जाएगा? हैजा। कॉलेरा, जो कि विब्रियो कॉलेरा से फैलता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 का 1 वर्ड आंसर करिए। आकस्मिक रूप से रोगी या घायल हुए व्यक्ति को डॉक्टर या चिकित्सक के आने से पूर्व दी जाने वाली सहायता एवं उपचार ही डैश है। क्या है? आंसर करिए फटाफट से, 1 वर्ड आंसर करिए सब लोग। आकस्मिक रूप से रोगी अथवा घायल हुए व्यक्ति को डॉक्टर और चिकित्सक के आने से पूर्व दी जाने वाली सहायता एवं उपचार ही डैश है। क्या है? डॉक्टर से पूर्व, डॉक्टर के आने से पूर्व दी जाने वाली चिकित्सा ही प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है। क्या कहलाती है? प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है। इसे फर्स्ट एड के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में किससे नाम से जानते हैं? फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा। तो आकस्मिक रूप से रोगी या घायल हुए व्यक्ति को डॉक्टर अथवा चिकित्सक के आने से पूर्व दी जाने वाली सहायता एवं उपचार ही प्राथमिक चिकित्सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्राथमिक चिकित्सक होता है, कैसा होता है प्राथमिक चिकित्सक? जिसे फर्स्ट एड आती है देनी, जो फर्स्ट एड दे रहा है। कोई भी सामान्य व्यक्ति होता है, कुशल डॉक्टर होता है, संबंधित दुर्घटना का अनुभवी व्यक्ति होता है, या जिसे प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान हो। आप किसे बोलेंगे कि ये प्राथमिक चिकित्सक है? इन चारों ऑप्शंस में से आंसर करिए। जिसे प्राथमिक चिकित्सक का ज्ञान हो। वेरी गुड, जिसे प्राथमिक चिकित्सा के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज हो कि हम क्या कर सकते हैं, उसी को हम प्राथमिक चिकित्सक बोलते हैं। आगे देखते हैं, प्राथमिक चिकित्सक में निम्नलिखित दोष नहीं होना चाहिए। इनमें से क्या ऐसा है जो उसमें नहीं होना चाहिए? उसे धैर्यवान नहीं होना चाहिए, उसे दूरदर्शी नहीं होना चाहिए, उसे चिड़चिड़ा नहीं होना चाहिए, या उसे मृदुभाषी नहीं होना चाहिए। आंसर करिए स्टूडेंट।
जो भी आपके फर्स्ट एडर है, प्राथमिक चिकित्सक है, उसको क्या नहीं होना चाहिए, उसको चिड़चिड़ा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, उसे भाई चिड़चिड़ा नहीं होना चाहिए। जो भी पेशेंट है, जैसा भी रोगी है, उसको उसके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। दूसरी चीज, प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, उसे सांत्वना देते रहना चाहिए और तुरंत उसको जो है तत्काल डॉक्टर के पास लेकर के जाना चाहिए। पेशेंट के जीवन को बचाना चाहिए। ठीक है, वह जो है उसको रोकना है हमें, प्राथमिक चिकित्सक हम हैं अगर तो। नेक्स्ट है प्राथमिक चिकित्सक की विशेषता है। क्या विशेषता है बताइए? घायल की मरहम पट्टी करना, पीड़ित की जीवन रक्षा करना, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को धैर्य बांधना या बंधाना, ये सभी आंसर करिए, ये प्राथमिक चिकित्सक की क्वालिटी है, विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक है। क्या है? ये सभी। घायल की आप मरहम पट्टी कीजिए, अगर उसके चोट लग गई है तुरंत उसको जो है मरहम पट्टी कीजिए, उसकी जीवन की रक्षा कीजिए। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को आप धैर्य बंधा के रखें कि भाई तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल सही हो जाओगे, बराबर उसे सांत्वना देते रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 के साथ। दुर्घटना घटने पर हमारा कर्तव्य है। अगर हम प्राथमिक चिकित्सक नहीं भी हैं तो भी हमारा कर्तव्य क्या है? ठीक है, बताइए। तुरंत उसको प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करें, मूक दर्शक बनकर खड़े रहें, रील्स बनाते रहें, इंस्टाग्राम पे अपलोड करते रहें, अनदेखा कर दें, तुरंत घटना स्थल से भाग जाएं। अरे कौन पड़े झमेले में, पुलिस का चक्कर हो जाएगा। बताइए क्या करना चाहिए? हमारा परम कर्तव्य क्या है? हम क्यों पढ़ते हैं प्राथमिक चिकित्सा? हमारा परम कर्तव्य है कि हम उसको तुरंत प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करें। अगर हमें प्राथमिक चिकित्सा की नॉलेज भी नहीं है, लेकिन अगर हम देख रहे हैं कि उसके खून बह रहा है तो कुछ तो हम कर सकते हैं। एटलीस्ट हम जहां उसके खून बह रहा है उस पर दबाव डाल सकते हैं, मतलब उस पर कुछ रख सकते हैं जिससे खून ना बहे, या कुछ ऐसा कपड़ा बांध सकते हैं जिससे उसका ब्लड जो है वो शरीर से लॉस ना हो। क्योंकि ब्लड शरीर से लॉस हो गया तो उसकी डेथ निश्चित है। 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, अगर वो बह गया तो उसकी डेथ निश्चित है, जो भी आपके रोगी है या जो भी पेशेंट है। क्लियर है? हाँ, आगे बढ़ते हैं 55। दुर्घटना से पीड़ित जटिल फ्रैक्चर वाले व्यक्ति का सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? उसको फ्रैक्चर हो गया, बोन्स उसकी जो है फ्रैक्चर्ड हो गई है, हड्डी टूटने का आप उपचार करेंगे, ट्रीटमेंट करने लगेंगे आप तुरंत, रक्तस्राव रोकेंगे, हाथ पकड़कर उसको अस्पताल लेके जाएंगे या खपच्चियां लगाएंगे? जहां अगर हड्डी टूट गई है तो हमें क्या करना चाहिए? तुरंत क्या करना चाहिए बताइए? आंसर करिए सब लोग। वेरी गुड, खपच्चियां लगानी चाहिए। ठीक है, खपच्ची का मतलब ये नहीं कि अब आप लकड़ी के ही खपच्चे ढूंढेंगे तुरंत वहां पर कि लकड़ी का लाओ, लकड़ी लाओ। अगर कार्डबोर्ड या कुछ भी ऐसा आपको मिल रहा है जो थोड़ा सा हार्ड है और उसके बस जहां पर हड्डी टूटी है वहां पर, उसी को खपच्ची हम बोल देंगे। ऐसी चीज का जो है यूज करना चाहिए जिससे उसकी हड्डी हिले ढुले नहीं, एक सपोर्ट मिल जाए। ठीक है, लटके नहीं, हिले ढुले नहीं, एक सपोर्ट हमें तुरंत जो है जहां भी जिस भी जगह पे पेशेंट की बोन टूटी है उसको तुरंत प्रोवाइड कराना चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। कृत्रिम विधि से श्वास कब दिलाई जाती है? आपके आर्टिफिशियल जो ब्रीदिंग के मेथड होते हैं, ब्रीदिंग मेथड हमने क्यों पढ़े? क्योंकि हम फर्स्ट एड के प्रिंसिपल में ABC प्रिंसिपल पढ़ चुके हैं। एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन पढ़ाया था ना मैंने आपको फर्स्ट एड के प्रिंसिपल में। एयरवे, तुरंत हमें जो है अगर व्यक्ति बेहोश हो गया तो उसको इस पोजीशन में लेटाना है कि उसको सांस आए, उसकी जीभ अगर अंदर चली गई तो जीभ को बाहर खींच लेना चाहिए। ब्रीदिंग का मतलब ही होता है कि कृत्रिम विधि से आपको उसको श्वास देनी है। अगर उसको सांस नहीं आ रही तो मुंह से तुरंत उसको सांस दीजिए। ये मत सोचिए कौन व्यक्ति है, कैसा व्यक्ति है। आप प्राथमिक चिकित्सक तभी हैं जब आप उसकी जान बचा लें। और C का मतलब होता है सर्कुलेशन, दबा दबा के उसके हार्ट को पंप करना है जिससे कि सर्कुलेशन होने लगे बॉडी के अंदर। यही है ABC प्रिंसिपल। इसी का B हम पढ़ते हैं कृत्रिम विधि से श्वास में। तो कृत्रिम विधि से आपको सांस कब देनी है, किस किस कंडीशन में? बिल्कुल तीनों अवस्थाओं में। चाहे उसका दम घुट गया हो पेशेंट का, जल में डूब गया हो पेशेंट, या तो उसने फांसी लगाने की कोशिश की हो, इन सभी स्थिति में मुंह से सांस या कृत्रिम विधि देनी चाहिए। इसके 3 मेथड्स हैं अलग अलग, उसकी बात हम अलग किसी वीडियो में करेंगे। ठीक है, शेफर्ड विधि है और बहुत सारी 3 विधियां हैं स्पेशली, वो अलग हम बात करेंगे कृत्रिम विधि की। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिफिशियल ब्रीदिंग मेथड बोलते हैं इन्हें। आगे देखते हैं 57। टूर्निकेट का प्रयोग किया जाता है। मैंने आपको वीडियो में लास्ट टूर्निकेट दिखाया भी था कि टूर्निकेट क्या होता है। टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में आप टूर्निकेट का प्रयोग करते हैं, घाव पर पट्टी को रोकने में टूर्निकेट का प्रयोग करते हैं, या रक्तस्राव जो ब्लड बह रहा है उसको रोकने में, या विष को अधिक दूर तक ना फैलने देने के लिए टूर्निकेट का प्रयोग करते हैं, या इनमें से किसी के लिए नहीं करते? बताइए। टूर्निकेट मैंने आपको बताया था ब्लड का फ्लो रोकने के लिए करते हैं।
किसी भी जगह पर एक कपड़े को बहुत कस के बांध दिया जाता है। मान लीजिए कि किसी का ब्लड बह रहा है तो भी हम वहां पे कस के बांध देते हैं ताकि सर्कुलेशन बंद हो जाए, ब्लड बहना बंद हो जाए। और अगर सांप ने काट लिया है, किसी भी कारण में बिच्छू ने काट लिया है, सांप ने काट लिया है, तो जहर फैलेगा, ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तो उस जगह पे, जिस जगह पे सांप या बिच्छू जिसने भी काट लिया है, और अगर विष है तो पूरे बॉडी में ना फैले तो थोड़ी दूर पर कस के एक कपड़ा, कस के एक चीज बांध देनी चाहिए, जिससे कि ब्लड का फ्लो ही रुक जाए और वो जो जहर वाला हिस्सा है वो वहीं पर रह जाए, पूरी बॉडी में ना फैले। उस यंत्र को हम टूर्निकेट बोलते हैं। मैंने आपको इसका पिक्चर दिखाया भी था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, रक्तस्राव वाला। वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं, आकस्मिक घटना के समय प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है। एकदम आपके सामने घटना हो गई है अगर, तो प्राथमिक चिकित्सा कब देनी चाहिए? अल्पकालीन, दीर्घकालीन, तत्काल या निरुद्देश? आंसर करिए। आकस्मिक घटना हुई है, प्राथमिक चिकित्सा तत्काल, तुरंत देनी चाहिए। ये शब्द आपको बार बार मिलेगा जब आप प्राथमिक चिकित्सा पढ़ते हैं। तुरंत, तत्काल दीजिए प्राथमिक चिकित्सा, ठीक है, सोचना नहीं है, हमें उसको तुरंत जो है पेशेंट को प्राथमिक चिकित्सा देनी चाहिए, उसको जल्द से जल्द डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं 59 की तरफ। पट्टियों को कसकर नहीं बांधना चाहिए। पट्टी बांध रहे हैं आप, ठीक है, नहीं बांधना चाहिए। क्यों? इससे रक्त प्रवाह रुक जाता है। देखिए, रक्त प्रवाह रोकना ही है तो बात अलग है, तो वो टर्म ही टूर्निकेट हो गया। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही है? नॉर्मल ड्रेसिंग कर रहे हो आप, किसी के नॉर्मल बैंडेज बांध रहे हो, नॉर्मल पट्टी बांध रहे हो, तो आपको उसको कसकर नहीं बांधना चाहिए। इससे रक्त प्रवाह रुक जाता है, इससे रक्तस्राव बंद हो सकता है, रोगी को अधिक दर्द होता है, या ये अशोभनीय पट्टी है। क्या आंसर हो जाएगा इसको? पट्टी को हमें कसकर नहीं बांधना चाहिए, क्योंकि टूर्निकेट की तो कंडीशंस ही अलग है। टूर्निकेट में तो हमें पट्टी कसकर बांधनी ही है। पट्टी क्या, कुछ भी ऐसा कपड़ा वगैरह या हम कुछ भी बांध सकते हैं, वो तो टर्म ही अलग होगा, उसे हम टूर्निकेट बोलेंगे। और वो रखना भी चाहिए, बने बनाए भी आते हैं, फर्स्ट एड में अपने रखना भी चाहिए, ठीक है। वो तो एक अलग ही कंडीशन है कि हमें रक्त प्रवाह रोकना ही रोकना है, तो हमें कस के पट्टी बांधनी ही है उस जगह पर। लेकिन नॉर्मल हम पट्टी बांधेंगे तो कसकर नहीं बांधनी चाहिए, क्योंकि इससे ब्लड फ्लो क्या हो सकता है, आपके रुक सकता है। तो पट्टी इतनी ढीली तो बांधनी चाहिए कि एटलीस्ट ब्लड फ्लो पर कोई असर ना पड़े। वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं, 60 नंबर का क्वेश्चन है, सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए, ठीक है, सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए पट्टियों की आवश्यकता पड़ेगी। कितनी पट्टियों की आवश्यकता पड़ेगी सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए? 1, 2, 3 या 4? PYQ है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितनी पट्टियों की आवश्यकता पड़ेगी? सिर पर पट्टी बांधने के लिए 2 पट्टी की आवश्यकता पड़ती है। वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 61। तिकोनी पट्टी बांधी जाती है। जो तिकोनी पट्टी है आपके लाइक दिस, ठीक, ये कहाँ बांधी जाती है? अंगूठे पर, उंगली पर या कलाई पर? गिव मी अ मिनट, मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। आई होप अभी अच्छे से विजिबल होगा। छाती पर, पीठ पर या सिर पर? सिर पर, टांग पर, उंगलियों पर, या कहीं भी बांध दी जाती है तिकोनी पट्टी? आंसर करिए। तिकोनी पट्टी के बारे में मैंने आपको बताया था, ये कहाँ कहाँ बांधी जाती है। जी हाँ, मार्किन के टुकड़े को आप तिकोनी पट्टी बोलते हैं। और तिकोनी पट्टी जितने भी आपके स्पेशली जो जॉइंट्स वाले एरियाज हैं जो मूव होते हैं, लाइक आपका हेड, सिर, आपकी छाती, आपका कूल्हा, आपके कोहनी, है ना, आपके घुटने, या आपसे कंधे, स्कैपुला जिसे बोलते हैं, कंधे, स्कैपुला, इन जगहों पर तिकोनी पट्टी बांधी जाती है उस पर्टिकुलर चोटिल एरिया को सपोर्ट करने के लिए, ताकि अगर हड्डी टूटी है तो वो वहीं पर जुड़े, कहीं और ना जुड़े। वो जो जगह है जहां पे चोट लगी है वो जगह मूव ना कर पाए, स्पेशली तिकोनी पट्टी उसके लिए बांधी जाती है। तो छाती, पीठ और सिर पर जो है आपके तिकोनी पट्टी बांधी जाती हैं इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। मैंने आपको समझाया, छाती हो गई मतलब आपका जो चेस्ट वाला सिस्टम है, वहां पे अगर चोट लग गई है, पीठ में, और तिकोनी पट्टी बड़ी भी होती हैं। इसके अलावा सिर में, कूल्हे पर, कूल्हा और आपकी जो कोहनी होती हैं, इन सभी स्थानों पर तिकोनी पट्टी बांधी जाती हैं। क्लियर है स्टूडेंट? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेंट जॉन झोली का क्या काम है? देखिए, ये झोलियां बना दी जाती हैं। झोली का इन द सेंस आपने देखा होगा, किसी का हाथ में फ्रैक्चर हो जाता है तो उसके हाथ को सपोर्ट करने के लिए डॉक्टर एक अलग से पहनाते नहीं है, आजकल तो बने बनाए आते हैं आपके, ये क्या बोलते हैं उसे, हैंड सपोर्टर हो सकता है वो, जो हाथ को सपोर्ट दिए रहता है, आप सभी ने देखा होगा, तो उसको झोली बोल देते हैं।
पहले भाई ऐसा नहीं था, बने बनाए नहीं आते थे, तो पट्टी के माध्यम से ही वो झोली बना दी जाती थी। तो तिकोनी पट्टी का हेल्प करके जो थे वो झोली आपके बना लेते थे। तो उसको अलग अलग नाम दे दिया, जिसने भी वो विधि बताई उसके नाम पर वो विधि आपके दे दी जाती है। तो सेंट जॉन झोली है आपके, ये क्या करती है, क्यों बांधी जाती है, आंसर करिए। एक हाथ के सिरे को दूसरे हाथ के सिरे पर जो है रखने के लिए बांधी जाती है, एक हाथ को सहारा देने के लिए बांधी जाती है, दोनों हाथों को सहारा देने के लिए बांधते हैं, या उपयुक्त सभी, बताइए। हाँ, आप सब ने देखा होगा फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है या चोट लग गई है मान लो कोहनी पे, तो लटका के नहीं रखते हैं, हाथ को एक ऐसे करके इस तरीके से हाथ को सपोर्ट दे देते हैं। मान लो ये हार्ट है तो इस तरीके से सपोर्ट देते हैं और यहीं से जो है पट्टी गले में ऐसे करके लटका दी जाती है, सबने देखा होगा, है ना। तो ये आपके एक हाथ को सहारा देने के लिए बांधी जाती है। समझ में आ रहा है। जो भी हाथ है, जिस भी हाथ को चोट लगी हुई है, तो जो आपके सेंट जॉन पट्टी है, और स्पेशली जो है सेंट जॉन की पट्टी या झोली जो है आपकी, ये हंसली की हड्डी टूट जाने पर बनाई जाती है, बांधी जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके सिलेबस से है, तो आप ध्यान रखिएगा। हाथ को सहारा देने के लिए जो है इन झोली का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया। ऐसे टाइप की झोली जैसे गर्दन से डाल देते हैं और हाथ में वो सपोर्ट बना रहता है, हाथ लटका नहीं रहता है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, परिचर्या के अंतर्गत किया जाता है। परिचर्या कौन होती है, ये भी आपके सिलेबस में है। परिचर्या बताइए पहले कौन होती है, परिचर्या को डिफाइन कीजिए आप पहले मेरे सामने। नर्स किसे बोलेंगे आप, जो भी दुर्घटनाग्रस्त या रोग पीड़ित व्यक्ति की जो देखभाल करती है। ठीक है, अगर वो हॉस्पिटल में कर रही है तो वो नर्स हो गई, अगर वो घर में कर रही है तो वो गृह परिचर्या हो गई। घर में स्पेशली कौन करता है, घर में तो स्पेशली गृहिणी करती है ना गृह परिचर्या का काम। तो परिचर्या के अंतर्गत क्या किया जाता है, रोगी व्यक्ति की देखभाल की जाती है। चिकित्सक के निर्देश अनुसार, मतलब जो भी दवा आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है वही दवा दी जाती है। बिल्कुल सही बात है। समय पर आहार देना चाहिए तथा सभी कार्यों में उसको सहायता प्रदान करनी चाहिए पेशेंट को। मतलब उसको मान लीजिए टॉयलेट जाना है, उसको पॉटी जाना है, उसको उठना है, बैठना है, तो सब में जो हेल्प करे इन सभी कामों में, वो क्या है, वो आपके परिचर्या है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया स्टूडेंट। ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, परिचारिका के गुण आपसे पूछे जाते हैं कि परिचारिका के क्या क्या गुण होने चाहिए। तो उसको हंसमुख होना चाहिए, शांत स्वभाव का होना चाहिए, उसको कुछ प्रारंभिक ज्ञान होना चाहिए, उसके अंदर दूरदर्शिता होनी चाहिए, उसका अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो खुद ही अनहेल्दी हो और दूसरे पेशेंट को जो है वो बेचारी क्या देख पाएगी, है ना। तो ये क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, परिचारिका को नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, रोगी से विनम्र व्यवहार, औषधि का निर्धारण मतलब दवाओं का, मेडिसिन को उसको प्रिस्क्राइब करना चाहिए, रोगी की देखरेख करनी चाहिए, या चिकित्सक से परामर्श नहीं करना चाहिए। मतलब इनमें से क्या नहीं करना चाहिए, उसे डॉक्टर से जो है डिस्कशन नहीं करना चाहिए, उसे पेशेंट की देखरेख नहीं करनी चाहिए, उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करनी चाहिए, रोगी से विनम्र व्यवहार नहीं करना चाहिए। देखिए, उसको सब कुछ करना चाहिए लेकिन औषधि का निर्धारण नहीं करना चाहिए। औषधि देना और औषधि का निर्धारण करना दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक है, मेडिसिन को वो प्रिस्क्राइब नहीं कर सकती। आप कोई भी दवा मार्केट से लाते हैं, उस पर लिखा होता है कि आप डॉक्टर की सलाह से इस दवा को लीजिए, है ना। डॉक्टर भाई डॉक्टर है, तो डॉक्टर की सलाह से ही दवा लेते हैं। तो जो भी परिचारिका है वो सब काम करे, वो विनम्र व्यवहार करे, देख रेख करे, चिकित्सक से परामर्श करे, लेकिन औषधि का निर्धारण ना करे। ये ना करे कि आ जाओ अच्छा ये दवा ले आओ, ये दवा ला के तुम खा लो। नहीं, हमेशा जो मेडिसिन है वो डॉक्टर से प्रिस्क्राइब्ड, जो डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब करी है, लिखी है, निर्धारित करी है आपके लिए, वही दवा आपको पेशेंट को देनी है, वही दवा आपको मार्केट से लानी है। नेक्स्ट देखते हैं, परिचारिका को नहीं होना चाहिए। बताइए, परिचारिका के गुण ही पूछ रहे हैं आपसे यहाँ पर। कैसा नहीं होना चाहिए, उसे स्वस्थ नहीं होना चाहिए, उसे हंसमुख नहीं होना चाहिए, उसे दूरदर्शी नहीं होना चाहिए, उसे चिड़चिड़ा नहीं होना चाहिए। बहुत आराम सा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आंसर करिए सब लोग। अभी हमने परिचारिका के गुणों के बारे में पढ़ा कि उसको स्वस्थ, हंसमुख, दूरदर्शी होना चाहिए लेकिन चिड़चिड़ा नहीं होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके यहाँ पर, चिड़चिड़ा नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं,
क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ, गृह परिचर्या से अभिप्राय है। अब जो घर में आपके जो दे रही है, देखभाल कर रही है, तो वो गृह परिचर्या हो गई है ना। तो उससे क्या अभिप्राय है? गृहिणी द्वारा रोगी की देखरेख, नर्स द्वारा रोगी की देखरेख, चिकित्सक द्वारा रोगी की देखरेख, या रोगी द्वारा स्वयं की देखरेख। जब हम गृह परिचर्या की बात करेंगे, होम नर्सिंग की बात करेंगे, तो स्टूडेंट वो गृहिणी होती है, ठीक है। नॉर्मल जो आपके घर में आपके मम्मी हैं, या किसी के आपके हस्बैंड बीमार पड़ा तो उसकी वाइफ है या बहन है, जो भी है, जो भी आपको देख रेख कर रही है, वो गृह परिचर्या है, ठीक है। तो गृहिणी द्वारा रोगी की देखरेख आपके गृह परिचर्या से आता है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया सभी स्टूडेंट्स को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ, परिचारिका जो होती है, जो अगर हम हॉस्पिटल्स वगैरह की बात करते हैं तो वहाँ पर आपके नर्सेज होती हैं, वहाँ पर गृहिणी काम नहीं करती। और नर्सेज या जो परिचारिका होती हैं, ये रोगी और चिकित्सक के बीच की एक कड़ी होती हैं। डॉक्टर्स नर्स को बता के जाते हैं मेडिसिन, और नर्स जो है वो मेडिसिन आपके पेशेंट को देती हैं, पेशेंट को लगाती हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिचारिका को आज्ञा पालन करनी चाहिए किसकी? रोगी की करनी चाहिए, गृह स्वामी की करनी चाहिए, चिकित्सक की करनी चाहिए, या सबकी करनी चाहिए? उसको किसकी आज्ञा पालन करना चाहिए? उसको हमेशा डॉक्टर की आज्ञा का पालन करना चाहिए, हमेशा डॉक्टर की। जो डॉक्टर ने कहा है, चिकित्सक ने कहा है, उसको उसी को मानना चाहिए, ठीक है। रोगी तो बोलेगा अरे नहीं प्लीज मुझे दवा मत दो, मुझे दवा मत खिलाओ, लेकिन नहीं, डॉक्टर ने बोला उसे दवा देनी है तो आपको दवा देनी है, ठीक है। तो चिकित्सक की बात हमेशा सुननी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, गृह परिचर्या का कार्य भली भांति किया जाता है। वही बात आ गई, गृह परिचर्या जो है, होम नर्सिंग जो है, वो कौन सबसे अच्छे से कर सकता है? आंसर करिए। बच्चे, गृह स्वामी मतलब आपके जो घर के स्वामी होते हैं, या गृहिणी, या किसी के भी द्वारा। घर के स्वामी से समझ में आया ना, हमारी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, तो ऑब्वियसली हमारे पापा, हमारे फादर, या हमारे बाबा वगैरह जो होते हैं, हमारे घर के हेड होते हैं, तो वही बात हो रही है यहाँ पर। तो आंसर करिए। आंसर हो जाएगा गृहिणी द्वारा। गृह परिचारिका को कार्य कलिभाति कौन करता है? आपके गृहिणी द्वारा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। गृह परिचारिका को समुचित ज्ञान होना चाहिए किस चीज का? विभिन्न रोगों का ज्ञान होना चाहिए उसको, या विभिन्न रोगों की निर्धारित औषधि का ज्ञान होना चाहिए, या सामान्य प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान होना चाहिए, इन सभी का ज्ञान होना चाहिए। आंसर करिए। विभिन्न रोगों का उसे ज्ञान होना चाहिए, विभिन्न रोगों की दवाई या औषधि को निर्धारित करने का ज्ञान होना चाहिए। मैंने अभी बताया कि कोई भी नर्स औषधि का निर्धारण नहीं करेगी, उसको सामान्य प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान होना चाहिए। आप गृह परिचारिका हैं, घर में गृहिणी हैं, कोई भी मम्मी वगैरह हैं, वो हमें दवाएं नहीं देती हैं तुरंत अपनी मर्जी से, वो हमें सामान्य प्राथमिक चिकित्सा देती हैं। तो सामान्य प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान होना चाहिए, ना कि उन्हें बेचारी को विभिन्न रोगों का ज्ञान है कि कौन सी बीमारी अभी आ गई, या मंकी पॉक्स आ गया, फलाना ठिकाना आ गया, या विभिन्न रोगों की निर्धारित औषधि नहीं देती वो हमें सिर्फ सामान्य प्राथमिक चिकित्सा देती हैं। उसके बाद हमें कहाँ ले जाती हैं? हमारे डॉक्टर के पास ले जाती हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट्स। यदि रोगी के स्वास्थ्य में कोई असामान्य लक्षण प्रकट होने लगे तो गृह परिचारिका को तुरंत सूचित करना चाहिए। किसको सूचित करना चाहिए उसे बताइए। उसको घर के मुखिया को सूचित करना चाहिए, पड़ोसी को, ज्योतिष को, या संबंधित चिकित्सक को सूचित करना चाहिए। आंसर करिए। उसको तुरंत संबंधित चिकित्सक को सूचित करना चाहिए। वेरी गुड, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, बेड क्रेडल का प्रयोग करते हैं। हमने जब पढ़ा था स्वास्थ्य के बारे में तो मैंने आपको बताया था कि मैं बेड क्रेडल के बारे में बताया था। मैंने कहा था मैं नेक्स्ट जब भी क्वेश्चन कराऊंगी तो इसका आपको इमेज दिखाऊंगी। बेड क्रेडल जो होता है स्टूडेंट, इसको स्पेशली बर्न बेड भी बोला जाता है। बर्न बेड मतलब ये जले हुए जो रोगी होते हैं उनके लिए स्पेशली यूज़ किया जाता है। लेकिन कभी कभी किसी की बोन वगैरह टूट गई है तो वहाँ भी एक जाल जैसा रख देते हैं ताकि उसकी डायरेक्टली उसकी बोन पे जहाँ पे टूटी हो वहाँ पर जो है फर्क ना पड़े, बट इन रेयर केसेस। लेकिन स्पेशली जो है बेड क्रेडल का प्रयोग आपके स्टूडेंट्स ये जले हुए रोगी के लिए किया जाता है। जले हुए रोगी, मैंने आपको विवाह मूवी का एग्जाम्पल भी दिया था। चलिए मैं दिखाती हूँ, ठीक है। लेट मी शो यू द पिक्चर, दिस वन, इस तरीके से।
ये केज जैसा होता है, पिंजड़ा जैसा, जाल जैसा होता है, बंद नहीं होता है। देख रहे हो ना आप, ऐसे है। तो ये क्या होता है, अगर पेशेंट जला हुआ है तो उसके ऊपर इसको रख देते हैं ताकि डायरेक्टली चादर वगैरह उसके ऊपर नहीं डाली जाती, क्योंकि अगर मैंने आपको बताया था बर्न भी 3 डिग्री के होते हैं। अगर 3rd डिग्री बर्न है, उसकी तीनों लेयर जल गई हैं, स्किन की अंदर बोन दिख रही है, तो आप चादर थोड़ी डालेंगे, वो चिपक जाएगी उसकी बॉडी के ऊपर। तो यहाँ इसके ऊपर चादर डाल दी जाती है, इसके ऊपर चादर डाल दी जाती है, अंदर पेशेंट लेटा हुआ होता है, ठीक है, और उसके ऊपर डायरेक्टली जो है किसी भी तरीके की हवा नहीं लगती, ना तो कुछ भी, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होता जो उसके शरीर को, उसके जले को नुकसान दे। तो इसको बर्न बेड के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बर्न बेड। यहाँ लिख देती हूँ मैं, BURN, बर्न बेड। और ये स्पेशली जो है आपके जले हुए रोगी के लिए होता है। इसको बेड क्रेडल बोलते हैं। जैसे टूर्निकेट का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? रक्त प्रवाह को रोकने के लिए। बेड क्रेडल का प्रयोग जो है वो जले हुए रोगी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके का होता है। ऐसे देखिए कुछ ये भी होते हैं, ऐसे पेशेंट लेटा है तो इसके पैरों के पास आ जाता है, इस तरीके से भी होते हैं। बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं बेड क्रेडल। मुख्यतः अगर कोई पेशेंट बहुत बुरी तरीके से जल गया है, पूरी बॉडी उसकी जल गई है, तो ये आपके उसके ऊपर, उसके बेड पे लगा दिया जाता है। अंदर वो लेटा होता है, उसके ऊपर की ओर ये होता है, इसके ऊपर चादर वगैरह से उसका बॉडी ढक लेते हैं। आगे देखते हैं। ड्रॉ शीट होती है, ये पूछा गया क्वेश्चन है आपसे, PYQ है, आई थिंक बहुत पहले पूछा गया था, रिपीटेड नहीं हुआ, लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको यहाँ पर ऐड कर लिया है, क्योंकि कुछ पता नहीं है ना, एग्जामिनर कभी भी आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ड्रॉ शीट क्या होती है? छोटी सूती चादर होती है, मोम जामे का टुकड़ा होता है, रैगजीन का टुकड़ा होता है, छोटा कंबल होता है। देखिए ड्रॉ शीट लाइक दिस, ऐसे होती है। ये देखिए, ये ड्रॉ शीट है जो पूरे बेड के ऊपर, चादर के ऊपर एक छोटे से हिस्से में बिछा दी जाती है पेशेंट के नीचे। मान लीजिए छोटे बच्चे हैं और उनको लूज मोशन हो रहा है, बार बार डायरिया की प्रॉब्लम हो रही है, लूज मोशन हो रहा है, तो आप बार बार चादर थोड़ी बदलोगे या उसे जमीन में थोड़ी लेटाओगे, वो बिस्तर पे लेटता है। छोटे बच्चे भी आप होते हैं घर में देखते हो, तो आप एक प्लास्टिक की शीट जैसी बिछा लेते हो। नॉर्मल बच्चे में आप लोगों ने सबने बिछाई होगी, जिससे अगर वो सूसू वगैरह करे तो वो जो है बिस्तर आपका खराब ना होने पाए, बेड ना खराब होने पाए, बार बार आपको चादर ना बदलनी पड़े। तो उसी की तरह एक ड्रॉ शीट होती है, जो हॉस्पिटल में इसको ड्रॉ शीट बोल देते हैं, और इसको हमारी हिंदी की लोकलाइज भाषा में जो है आपके बुक्स में मोम जामे का टुकड़ा बोल देते हैं। एक तरीके से रबड़ की शीट होती है, ये रीयूजेबल होती है, इसको आप धुल सकते हैं, साफ कर सकते हैं, और ये पेशेंट के नीचे जो है बिछा दी जाती है, ताकि मान लो अगर पेशेंट को वॉमिट आ रहा है, या पेशेंट को लूज मोशन है, पॉटी है, कुछ भी है, या उससे कुछ गिर गया, तो डायरेक्टली आपका बेड, बिस्तर, आपकी चादर बार बार खराब ना हो, इसको आप बदल सकते हैं, इसको आप धो सकते हैं, और फिर दोबारा जल्दी यूज कर सकते हैं पोंछ पाछ के साफ करके। तो उसी को हम बोलते हैं ड्रॉ शीट। समझ में आ गया स्टूडेंट आप सभी के? ये पूछा जाता है आपसे। क्लियर है? विजिबल है सभी को? चलिए आगे देखते हैं। स्ट्रेचर का प्रयोग कब करते हैं आप? स्ट्रेचर किसके लिए यूज करते हैं? स्ट्रेचर तो सबने देखा होगा, हर पिक्चर वगैरह में देखा होगा, हर जगह देखा होगा। हॉस्पिटल में भी बाहर स्ट्रेचर होते हैं, तुरंत पेशेंट को उस पर लेटा लिया जाता है। तो खेलने के लिए, बाजार जाने के लिए, रोगी को ले जाने के लिए, घूमने के लिए, किसके लिए करते हैं स्ट्रेचर का प्रयोग? तो ऑब्वियसली रोगी को ले जाने के लिए स्ट्रेचर का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीव्र ज्वर की अवस्था में किसी को बहुत तेज फीवर आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, या क्या करते हैं बताइए? आप सबके साथ ऐसा हुआ होगा लाइफ में कभी ना कभी, बहुत तेज फीवर है, फीवर उतरने का नाम नहीं ले रहा है, तो डॉक्टर बोलते हैं ठंडी पट्टी रखो। ठंडी पट्टी मतलब पानी में भिगा भिगा के पट्टी रखो, जिससे जो दिमाग में जो है वो फीवर ना चढ़ने पाए, और उससे जो है, और गीले कपड़े से पूरी बॉडी को पोंछने के लिए भी बोलते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, फीवर थोड़ा सा हम उतार सकते हैं, एटलीस्ट टेम्परेचर को कम कर सकते हैं। कभी कभी बहुत तेज बच्चों को या बड़ों को भी बुखार आता है, 104 से भी ऊपर चला जाता है, तो डॉक्टर तुरंत बोलते हैं कि आप उसके ऊपर, अगर इतना तेज फीवर है तो ठंडी पट्टी रखो, गीली पट्टी, ठंडी पट्टी रखो। तो ठंडी सेंक, ठीक है। तीव्र ज्वर की अवस्था में रोगी को क्या हेल्प करेगा आपके? ठंडी सेंक, ठंडी पट्टी गीली करके। सब आपने सबने रखी होंगी, देखी होंगी, या खुद के ऊपर भी कभी रखी गई होंगी, फीवर वगैरह का उतारने के लिए किया जाता है। बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए भी करते हैं, है ना, ठंडी सेंक। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्या है 74, गरम सेंक किस अवस्था में देते हैं आप? पट्टी का आपने पढ़ा ना, ठंडी पट्टी होती है, गरम पट्टी होती है, गरम सेंक वाली पट्टी होती है, ठंडी सेंक वाली पट्टी होती है, वही पट्टी ही उसी को पट्टी बोल देते हैं। गरम सेंक आप कब करेंगे? तीव्र दर्द में करेंगे, तीव्र ज्वर में करेंगे। स्पंजिंग सुना है आपने? डॉक्टर स्पंजिंग करने के लिए बोलते हैं छोटे बच्चों को, जैसे उन्हें
फीवर आ जाता है बहुत तेज, तो वही स्पॉन्जिंग होती है। स्पॉन्जिंग का मतलब होता है कपड़े को आपको जो है, कॉटन का कपड़ा है या आप कॉटन ले सकते हो, उसका गॉज बना लो या कॉटन का कपड़ा ले लो, उसको भिगो भिगो के निचोड़ लो और उससे धीरे धीरे उसके पूरी बॉडी को पोछो, दैट इज स्पॉन्जिंग। ठीक है, स्पंज करना, धीरे धीरे पूरी बॉडी को, पूरे शरीर को नीचे की तरफ पोंछा जाता है। नीचे की तरफ करते हुए, मान लीजिए कि बेबी लेटा है आपके, कोई भी लेटा है, बेबी लेटा है, तो आपने जो पट्टी ली है उससे ऐसे नीचे की तरफ पोंछते हैं, उसकी पूरी बॉडी को पोंछते हैं गीला कपड़ा करके, उसको कॉटन का ठंडे पानी में गीला कपड़ा करके, ताकि उसका फीवर उतर सके। वो जो प्रोसेस है वो स्पॉन्जिंग कहलाती है। ठीक है, तो गरम सेक की पट्टी आप किस में देंगे? गरम सेक की पट्टी तो आप तीव्र दर्द में देंगे। कभी सूजन हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, मोच आ गई है, तो आपने देखा होगा आपके घर में सेंधा नमक से आप उसको सेंक सकते हैं, है ना, और उसकी सूजन को कम कर सकते हैं। और एक पुलटिस टाइप का यहाँ पे टर्म यूज किया जाता है, दैट वन पुलटिस। पुलटिस क्या होता है? आपने कभी पुलटिस का प्रयोग किया है? किया होगा बिल्कुल। कभी कभी क्या होता है, बहुत सूजन है, बहुत दर्द है, तो मम्मी लोग क्या बनाती थी, मेरे घर में भी बनाए, मेरे ऊपर भी मम्मी ने लगाया था, आटे की, एक मोटे से आटे की रोटी जैसी बनाती थी, एक तरफ कच्ची एक तरफ सिकी हुई, फिर उसके ऊपर सरसों का तेल लगाती थी गरम करके, देन फिर वो, और शायद हल्दी भी डालती थी, और उसको जो है बांध देती थी जहां पर चोट लगी है। कैसी? गुम चोट, जैसे अंदर सूजन है बहुत ज्यादा, उस पर, ऐसे नहीं फटे हुए खुले हुए घाव पे नहीं, गुम चोट पे सूजन वगैरह है, अंदर की तरफ चोट है, तो उससे क्या होता था, सूजन मर जाती थी, उसको पुलटिस बोलते हैं, उस चीज को पुलटिस बोलते हैं। ठीक है, आगे और भी कभी क्वेश्चन करेंगे तो पुलटिस के बारे में और अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन आप सबने देखा भी होगा अपने घरों में होते हुए, तो वो तो नॉर्मल पुलटिस है जो आटे का बनाया जाता है। ठीक, हाँ, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तीव्र दर्द में हम गरम सेक वाली पट्टी देते हैं, और जब किसी को बहुत तेज फीवर है तो कौन सी पट्टी देते हैं? ठंडी सेक वाली। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, इसी के साथ शरीर का टेम्परेचर नापने के लिए, तापमान नापने के लिए किसका यूज किया जाता है? बॉडी टेम्परेचर को आप किससे मेजर करते हैं? लैक्टोमीटर से, थर्मामीटर से, बैरोमीटर से, या हाइड्रोमीटर से? आंसर करिए। बॉडी का टेम्परेचर आप किससे नापते हैं? वेरी गुड, थर्मामीटर से बॉडी को टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। चलिए, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर फिनिश होती है स्टूडेंट। आज 75 क्वेश्चंस थे, और भी क्वेश्चंस को करेंगे हम, अलग अलग क्लासेस में करेंगे। आज के क्वेश्चंस कैसे रहे, कितने आप लोगों के सही हुए, इसको आप ज़रूर आंसर कीजिएगा, रिप्लाई कीजिएगा। और पीडीएफ को मैंने शेयर कर दिया है। पीडीएफ थोड़ा कभी कभी क्या होता है, लेट हो जाता है, मैं जैसे भूल गई, या फिर मैं शेयर करना चाह रही हूँ वो पीडीएफ फॉर्मेट नहीं ले रहा है, तो उस चक्कर में कभी कभी हो जाता है, बट मैंने शेयर कर दिया है आपको हेल्थ का पीडीएफ। उसको आप लोग पढ़िए, ध्यान से देखिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्लियर है गाइस? आज 75 क्वेश्चंस को हमने किया है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या रहता है। नेक्स्ट मैं सोच रही हूँ टेक्सटाइल का ही मैराथन लूँ, तो मैं आपको नोटिफिकेशन दे दूंगी। थैंक यू सो मच गाइस, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए रैप अप कर रही हूँ। ऑलवेज सपोर्ट विमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।